हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वंस अगेन दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। एक लाइव लेक्चर आज का हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन वाला टॉपिक देखा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था वहां पर बच्चों, एक कंडीशन रिफ्लेक्सेस, है ना। तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आज का लाइव लेक्चर, जिसमें हमें देखना है बच्चों फोटोसिंथेसिस का अगला लेक्चर है ये। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें अभी तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो बेसिक्स थे, जितने भी अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे बच्चों, जिन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई फोटोसिंथेसिस की, क्या क्या एसेंशियलिटीज है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लाइट चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस की, सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने देख लिए। एक्सपेरिमेंट्स वाला जो पार्ट है बच्चों इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम भी हैं, ईयर्स भी हैं एनसीईआरटी में। जितने नाम, जितने ईयर्स आपको एनसीईआरटी ने दे रखे हैं वो सब याद होने चाहिए, क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर बच्चों अपन ने क्या देखा था, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के बारे में बात हुई थी। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स, पिगमेंट्स के बारे में हमने फिर पढ़ा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें जो मेन पिगमेंट था क्लोरोफिल, उसके बारे में हमने बात करी, उसके टाइप्स के बारे में हमने बात करी, एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में, कैरोटीनॉइड्स के बारे में हमने बात करी। बच्चों ये सारा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब गाड़ी आगे बढ़ानी है और आज के लेक्चर में बच्चों हमें क्या देखना है, आज हम देखेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अब लाइट रिएक्शन स्टार्ट करने के पहले अगेन कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है बच्चों। तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, जिनको समझे बिना, जाने बिना लाइट रिएक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों अपन। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। क्या होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? तो पहले थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं, फिर जो ग्राफ है वो देखते हैं हम उसका समझने के लिए। It is a graphic representation of absorption of different wavelength of light by various pigment molecules, that is chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids। जो मेन पिगमेंट्स है बच्चों फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने वाले, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड्स, ये कौन कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, किनको कम एब्जॉर्ब करते हैं, किसका कितना एब्जॉर्प्शन होता है किस वेवलेंथ का बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट, उसको जब हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम एनसीईआरटी के डायग्राम्स की बात करें तो बच्चों आपको एनसीईआरटी ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रखा है यहां पर, ठीक है। तो ये जो पहला वाला ग्राफ है बच्चों यहां पर, दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां पर तीन पिगमेंट्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें बता रखा है, क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का और कैरोटीनॉइड्स का। इसको यदि हमें इंटरप्रेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, देखो वाई एक्सिस पे आपको क्या देखा है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, भाई कौन सा पिगमेंट कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे एक्चुअली वेवलेंथ ऑफ लाइट, या आप किसको टाइप्स ऑफ रेडिएशन है। अपन जब चलते हैं रेनबो में तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, विबग्योर आप बोलते हो, है ना। तो इधर की तरफ आपको क्या मिलेगी, ब्लू वेवलेंस मिलेगी। जैसे जैसे इधर जाएंगे हम वेवलेंस बढ़ती जाएगी, इधर की तरफ रेड वेवलेंस मिलेगी। तो आप आराम से देख सकते हो बच्चों, यहां पर जो बीच वाला पार्ट है बिटवीन ब्लू एंड रेड, वहां पर एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बहुत कम है तीनों ही पिगमेंट्स में। तीनों ही पिगमेंट्स यदि आप देखोगे बच्चों, तो मेनली कौन कौन सी वेवलेंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो मेनली ब्लू वाले जोन में आती है और जो मेनली रेड वाले जोन में आती है। लेकिन वहां पर भी एग्जैक्टली सबका सेम नहीं है। यदि आप ध्यान से देखेंगे, देखो जैसे ये लाइट ब्लू में आपको क्लोरोफिल ए का बता रखा है, तो ये इधर ब्लू में अर्ली वेवलेंस को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उधर फार रेड में ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों। तो तीनों में डिफरेंस है। तो एक तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी क्या सिग्निफिकेंस है अभी आ जाएगा। दूसरा बच्चों फिर एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, उसके अंदर क्या होता है कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे कितनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है। दूसरा वाला ग्राफ क्या बता रखा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वाई एक्सिस पे आपको बता रखा है कि भाई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कितनी है, कितनी एक्टिविटी हो रही है फोटोसिंथेसिस की, कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय मेजरिंग दी ऑक्सीजन रिलीज्ड। हमें पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन का रिलीज होता है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी इसका मतलब उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है। इस तरह से हम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। इधर एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ ऑफ लाइट है बच्चों, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर्स, यहां पे देखो मेंशन कर रखा है। तीसरे वाले ग्राफ में आपको 400 से 700 के बीच में आपको इधर की विबग्योर, ब्लू से रेड की तरफ हम चल रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि अगेन जो मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है बच्चों, वो दो जोन्स में हो रही है, ब्लू वाले और रेड वाले जोन में, बीच में कम है। लेकिन यदि हम एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर करें, तो यहां पर आप देखोगे बच्चों की जो बीच की वेवलेंथ उनका एब्जॉर्प्शन ना के बराबर है, लेकिन कंपैरेटिवली यहां पर उस समय भी कुछ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है, वो उतनी कम नहीं है जितना कि एब्जॉर्प्शन कम है।
इसका मतलब एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आगे मैंने लिख भी रखा और उसका आंसर भी दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी ने वो क्वेश्चन आपसे पूछा है। जो जो क्वेश्चन चैप्टर के बीच में एनसीईआरटी आपसे पूछती है, उनके ऊपर एमसीक्यूज या बोर्ड के अंदर या आपका स्कूल एग्जाम जो उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या पिगमेंट्स का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और जो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, वो बिल्कुल एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं क्या, एग्जैक्टली कोइंसाइड करते हैं क्या? अब सुनने में तो ऐसा लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि भाई जिस वेवलेंथ पे पिगमेंट्स जिन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे वहीं पर फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, और जहां पर एब्जॉर्बेंस ही नहीं हो रहा है लाइट का, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर भी है। इसका कारण अभी आएगा। मतलब एक चीज तो हमें पता चल गई कि दोनों जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका आंसर भी आगे आएगा। वैसे इसका आंसर मैं ऑलरेडी जो लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स पढ़े थे बता चुका हूं बच्चों, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, तीसरा ग्राफ यहां पर हमने दोनों को क्या करा है, कोइंसाइड कर दिया है यहां पर, है ना। पर्टिकुलरली क्लोरोफिल ए की हमने बात करी है। क्लोरोफिल ए का हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिया, तो क्लोरोफिल आप देख सकते हो यहां पर 400 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर के बीच में, इनफैक्ट 400 और 450 के बीच में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। फिर बाद में फार रेड वाली जो वेवलेंथ होती है बच्चों, वहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा शो कर रहा है। बीच में ना के बराबर एब्जॉर्प्शन है वेवलेंथ का, जो 500-600 के बीच की वेवलेंथ है, वो ना के बराबर एब्जॉर्बेंस वहां पर हो रही है। लेकिन जहां पर क्लोरोफिल ए ना के बराबर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वहां पर भी आपको कुछ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मिलेगी। इनफैक्ट कई जगह तो काफी अच्छी खासी मिल रही है। तो इसका क्या कारण है कि भाई ये दोनों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के ऊपर क्यों ओवरलैप नहीं हो रहे? इसका ये कारण है कि बच्चों वो वेवलेंथ जिनको क्लोरोफिल ए, जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उन वेवलेंथ्स को कुछ दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं, और उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके किसको ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को। तो ये जो बीच की वेवलेंथ है, जहां पर खुद चाहे क्लोरोफिल ए लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इसको यहां पर भी लाइट एनर्जी मिल रही है विद द हेल्प ऑफ अदर एसेसरी पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, जो इसके बिहाफ पर उन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, और फिर उसका यूटिलाइजेशन होगा। आगे बात समझ में? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपसे। मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कौन से जोन्स में, कौन सी वेवलेंथ्स में आपको देखने को मिलती है, ये भी आपसे पूछा जाता है। क्लोरोफिल्स मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है बच्चों। क्यों दोनों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप या कोइंसाइड नहीं करते, इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया। तो आई थिंक ये दोनों तीनों क्वेश्चंस जो यहां से बन सकते थे एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम से, हमने क्लियर कर लिए हैं बच्चों। तो अब थ्योरेटिकली हम इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली भी चीजें याद होना जरूरी है। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा बच्चों। बायोलॉजी में समझना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन समझने के बाद उनको थ्योरेटिकली याद करना भी जरूरी है। जब तक चीजें याद नहीं होगी, ना तो एमसीक्यूज में स्पीड आएगी, ना एक्यूरेसी आएगी, नहीं आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो स्कूल या बोर्ड एग्जाम में आपको देने, वो भी नहीं दे पाओगे। हर जगह नुकसान है बच्चों। तो चीजें याद भी करेंगे हम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ लिया। एक्शन स्पेक्ट्रम को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस प्रॉपर्ली आपको ना तो एनसीईआरटी में मिलेगी, ना दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगी, तो सबको प्रॉपर्ली डिफाइन कर रखा है मैंने यहाँ। ग्राफ शोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी और वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच का ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हम वेवलेंथ ऑफ लाइट रह रहे हैं और वाई एक्सिस पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कैसे मेजर करोगे? बाय द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, उसको मेजर कर लोगे। अब बच्चों एंजेलमान के बारे में आप लोग बात करेंगे। अगेन ईयर्स दे रखे 1843 टू 1909। ही डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात ही इन्होंने करी एंजेलमान ने, है ना, कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी किस वेवलेंथ पे कितनी होती है, इन्होंने एक्सप्लेन करा। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करा। देखते हैं बच्चों क्या करा था इन्होंने। इन्होंने क्या करा, पहले एक प्रिज्म लिया। ऑलरेडी हमें पता है कि प्रिज्म से हम क्या कर सकते हैं, लाइट को स्प्लिट कर सकते हैं बच्चों विजिबल वेवलेंथ्स में। तो ये स्प्लिट सनलाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स, विबग्योर में स्प्लिट कर दिया। और फिर उन्होंने क्या करा, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम था बच्चों विजिबल वेवलेंथ्स का, इसके थ्रू इल्यूमिनेट, ये पूरा जो स्पेक्ट्रम था किसके ऊपर फोकस करा, किसके ऊपर डाला, एक एल्गी के ऊपर, क्लेडोफोरा, प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये जो क्लेडोफोरा थी, जिसके ऊपर इन्होंने ये जो पूरा जो स्पेक्ट्रम था फ्रॉम वायलेट टू रेड, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पूरे अलग अलग जो वेवलेंथ्स थी क्लेडोफोरा के ऊपर डाली। और ये क्लेडोफोरा किस एक्वस सस्पेंशन में था, उस सस्पेंशन में जिसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एरोबिक बैक्टीरिया जिनके लिए ऑक्सीजन प्रेजेंस या कंजम्पशन जरूरी होता है फॉर दिस, मतलब जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वो बैक्टीरिया, है ना। क्या कारण है एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन यहां पर यूज करने का? यदि
ऑक्सीजन कहीं पर प्रोड्यूस हो रही होगी, क्लेडोफोरा के सरफेस से रिलीज हो रही होगी, तो वहां पर ये एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएंगे। जहां ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी इस एक्सपेरिमेंट की, देखते हैं। ऑब्जर्वेशन इस तरह से साइंस चलती है बेटा। बैक्टीरिया accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum। वो जो पूरा विबग्योर था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो क्लेडोफोरा मान लो, जैसे क्लेडोफोरा ये सस्पेंशन है, इसमें ये क्लेडोफोरा है ना, क्लेडोफोरा है। तो उन्होंने क्या देखा कि पूरा जो विबग्योर था, तो उन्होंने इस तरह से वायलेट से चालू करा, रेड यहां पर आ रहा है ना, और बीच में कहीं पर ये अपन ले लेते हैं ब्लू, ये ब्लू आ रहा है यहां पर। तो उन्होंने ये देखा कि जिस पार्ट ऑफ क्लेडोफोरा पर या तो ब्लू लाइट पड़ रही है, या वो पार्ट क्लेडोफोरा का जहां पर रेड लाइट पड़ रही है, उन पार्ट्स के आसपास किसका अक्यूमुलेशन देखने को मिला, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो ज्यादा इकट्ठे हो गए उन एरियाज में इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स। इसका मतलब क्लेडोफोरा के वो पार्ट्स जहां पर या तो ब्लू लाइट गिर रही थी या जो रेड लाइट गिर रही थी, उन एरिया से ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है। और यदि उन एरिया से ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है, इसका मतलब उन एरियाज में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी ज्यादा हो रही है। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ एंजेलमान बच्चों। तो इस तरह से उन्होंने क्या बता दिया हमें, एक्शन स्पेक्ट्रम बता दिया कि भाई ब्लू और रेड वेवलेंथ पे ज्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है। ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया फिर, ठीक है। और उन्होंने एक और चीज फिर क्या नोटिस करी, फिर रफली यदि हम बात करें तो एग्जैक्टली तो देखो कोइंसाइड नहीं करेगा। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, लेकिन रफली एक दूसरे को मैच करते हैं। मतलब आपको उसी जगह पर ज्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम मिलेगी जहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा था, ब्लू और रेड में। हाँ, एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहे, वो एरियाज जहां पर ना के बराबर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ था, वहां पर भी आपको ठीक ठाक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मिलती है। उसका रीजन ऑलरेडी बता दिया है, एसेसरी पिगमेंट्स उन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं जिनको क्लोरोफिल्स नहीं कर पा रहे हैं, और वो उस समय उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके क्लोरोफिल्स को ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने डायरेक्टली आपके लिए पॉइंट्स के फॉर्म में, नोट के फॉर्म में लिख दिए हैं बच्चों। नोट्स आपको पता है डाउनलोड कर सकते हो कहां से, हमारी जो बायोलॉजी लर्निंग ऐप है बच्चों, क्या नाम है उसका, सोचिंग, SOCHING, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। दावे के साथ कह सकता हूं बायोलॉजी की जहां तक बात है, बेस्ट बायोलॉजी लर्निंग ऐप है बच्चों इस समय पूरे इंडिया में। यहां पर आपको बायोलॉजी का पूरा कंटेंट मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स, टेस्ट, एवरीथिंग। धीरे धीरे चीजें बहुत सारी अपडेट होती जा रही है, अपग्रेड होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। तो जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर बायोलॉजी का पूरा मटेरियल एनरिच करते जा रहे हैं, और आगे और ज्यादा एनरिच करते रहेंगे बच्चों। दो तरह के बैचेस यहाँ पर आपको मिलेंगे, जोश और जुनून। जोश 11th वालों के लिए, जुनून 12th और ड्रॉपर्स के लिए है। तो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी क्लास 11th है, 12th है, या आप ड्रॉपर हो, आप बैच को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये सारे नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएंगे, वो सारे ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ्स मिल जाएगी, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन लेक्चर्स भी वहां पर आपको मिल जाएंगे बच्चों। टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है बच्चों, असर्शन रीजनिंग की 1000 AR क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, उसको भी आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है नीट के अंदर अब AR क्वेश्चन सबके लिए सरदर्द बने हुए हैं। और वो 1000 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमने इंपॉर्टेंट अबाउट 600 क्वेश्चंस के आपको एक्सप्लेनेशंस भी दे रखे हैं, ताकि आपको एक अप्रोच डेवलप हो कि हमें करने कैसे हैं। फिर कुछ विदाउट एक्सप्लेनेशन भी दिए, ताकि आप खुद अपने लेवल पे उनको कर सको। कहीं भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर कनेक्ट होकर अपने डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहां से। वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो एग्जैक्ट यदि आपसे वेवलेंथ की हमने बात करी थी कि करीब 450 नैनोमीटर के आसपास की जो वेवलेंथ होती है, उसका मैक्सिमम ब्लू रेंज में आती है ये वेवलेंथ, इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए कौन सी वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ, यानी कि ब्लू वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है बच्चों। फिर जो अभी हमने डिस्कस करा था, देयर इज नो कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। कारण, at certain points action is more than absorption because wavelengths not absorbed by chlorophyll A
आर एब्जॉर्ब्ड बाय एसेसरी पिगमेंट्स एंड ट्रांसफर्ड टू क्लोरोफिल ए। वो वेवलेंथ जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, कुछ एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों। तो पूरा पोस्टमार्टम कर लिया इन तीनों ग्राफ्स का। मुझे नहीं लगता कि अब तीनों ग्राफ्स में आपको एनसीईआरटी से कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। इस पे कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे ग्राफ पे बेस्ड आए, चाहे थ्योरेटिकली आए, चाहे एमसीक्यू आए, आप निकाल सकते हो। और मैंने इसलिए बोला था कि लाइट रिएक्शन स्टार्ट करने के पहले इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप बेसिक्स देखो बच्चा, जहां पे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी ये गलती करती है कि प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप नहीं चलती है, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं चलती है, और वो प्रॉब्लम आपके लिए हमने सॉल्व कर रखी है। हर चीज को प्रॉपर्ली पॉइंट वाइज सीक्वेंस में लेकर आ रहे हैं। ठीक, नाउ फोटोसिंथेसिस जो है बच्चों, अब हम कह सकते हैं कि वो दो पार्ट में होता है। दो तरह के रिएक्शंस हम वहां पे, दो प्रोसेसेस हम देखते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। क्या होते हैं, कहां होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों एक को लाइट बोला है, एक को डार्क दे रहा है बोला है, सारी चीजें आती जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग करेंगे बच्चों आज लाइट रिएक्शन से। तो आज के लेक्चर में और अगले लेक्चर में जो पूरा पार्ट है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, इसको हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक, तो लाइट रिएक्शन की पहले बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एक तरीके का, यहां पर वाटर ऑक्सीडाइज होगा। वाटर ऑक्सीडाइज यानी कि हाइड्रोजन यहां से हट जाएगी, हम कह सकते हैं। देखो ऑक्सीडेशन तीन तरीके से होता है, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप कुछ भी कह सकते हो। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है दो तरीके से हो रहा है, या तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, दोनों चीजें एक ही है। यहाँ पर कहां होता है लाइट रिएक्शन, नाउ मैंने बोला था क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहां होता है, अकर्स एट ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस कर ली, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमने डिस्कस कर लिया, वहां पर हमने ग्रेना, स्ट्रोमा लेमिले डिस्कस कर लिए। ग्रेना क्या है, थैलोपेट्स के स्टेक्स हैं बच्चों। कोइंस जैसे एक स्टेक में अरेंज होते हैं, वैसे ही बहुत सारे मेम्ब्रेनस बेग लाइक स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक, जिनको हम थैलोपेट्स कहते हैं, अरेंज होते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रेनम। एक स्टेक ग्रेनम कहलाता है, मल्टीपल स्टेक्स ग्रेना कहलाते हैं। और ये जो ग्रेना होते हैं ये आपस में भी अगेन कनेक्टेड होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, जिनको हम स्ट्रोमा लेमिले कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है, ये जो स्ट्रोमा लेमिले है या जो ग्रेना है बच्चों, वहां पर ये लाइट रिएक्शन हो रहा है। इसको हम और क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो लाइट एनर्जी उसको हम केमिकल सब्सटेंसेस के फॉर्म में फिक्स कर रहे हैं बच्चों। जो लाइट एनर्जी उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से स्टोर कर रहे हैं किस फॉर्म में, उस एनर्जी को एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में बच्चों। हिल रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। जो लाइट रिएक्शन है बच्चों, उसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, देयर विल बी वाटर स्प्लिटिंग आल्सो, ऑक्सीजन का रिलीज भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी। अल्टीमेटली जो लाइट एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो कौन से दो केमिकल सब्सटेंसेज हैं, जिन हाई एनर्जी सब्सटेंसेज या कंपाउंड जिनके फॉर्म में लाइट एनर्जी को हमने ट्रैप कर लिया है, वो है बच्चों एटीपी और एनएडीपीएच। ये जो लाइट एनर्जी हमने इन केमिकल्स के फॉर्म में ट्रैप करी है, आगे चल के डार्क रिएक्शन में इसी की मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, यानी कि फिक्स करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये एनर्जी वहां पर काम में आएगी डार्क रिएक्शन में, क्या बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने में। तो लाइट रिएक्शन में हम कह सकते हैं आधा काम हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, जो लाइट एनर्जी थी उसको हमने ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया है, ताकि उसको हम आगे काम में ले सके। हम तभी काम में ले सकते थे जब हम उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। यहां पर इन केमिकल्स के फॉर्म में हमने उसको स्टोर कर लिया एक तरीके से। तो अल्टीमेट एम जो है यदि कोई आपसे पूछे कि लाइट रिएक्शन में अल्टीमेटली हम करना क्या चाह रहे हैं या क्यों हो रहा है, क्या है बता दिया, कहां है बता दिया, अब क्यों हो रहा है उसका कारण यह है, टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बच्चों मिल रहे हैं सारे सवाल लो के जवाब। अब अगेन लाइट रिएक्शन यदि हमें समझना है तो हमें उन कंपोनेंट्स को समझना होगा जो लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो मेन कंपोनेंट है, देखो यहां पर क्या काम कर रहे हैं, हम लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब या यहाँ पर वेवलेंस को एब्जॉर्ब करने का या ट्रैप करने का काम कौन कर रहे हैं, पिगमेंट्स। तो जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर, वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, वो देखना जरूरी, तभी लाइट रिएक्शन समझ में आएगा। तो दो तरह के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, फोटो सिस्टम्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं बच्चों। एलएचसीज यहाँ हमको फोटो सिस्टम्स पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड हम कहते हैं बच्चों। कुछ नहीं है, दीज आर कलेक्शन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ, वापस से बोल रहा हूं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है बच्चों। अब ये दो तरह के कलेक्शंस होते हैं। लाइट को हार्वेस्ट यानी कि लाइट को कैच करने का, कैप्चर करने का या ट्रैप करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको हमने क्या बोला, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस और फोटो सिस्टम्स एक ही चीज है। अब लाइट रिएक्शन में
कौन कौन से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कलेक्शंस यानी कि ग्रुप्स या क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो देखना है। अब जब मैं बोल रहा हूं कौन कौन से टाइप के, दो अलग अलग तरह के नाम में ले रहा हूं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, तो ऑब्वियसली इसका दो तरह के क्लस्टर्स या कलेक्शंस हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जो लाइट रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये दो तरीके के हैं और दोनों में क्या अंतर है, जब तक वो नहीं देखेंगे और दोनों में से कौन से कहां प्रेजेंट होते हैं तब तक हम लाइट रिएक्शन को आगे नहीं समझ सकते। तो पहले बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करेंगे बच्चों। The photosynthetic pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes। जैसा मैंने आपको बताया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स टिपिकल सा टर्म लग रहा है, लेकिन इसका सिंपल सा मीनिंग है लाइट को हार्वेस्ट करने वाला सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर। हार्वेस्ट यानी ट्रैप यानी कैप्चर करने वाला। ठीक, क्या बोलते हैं इनको हम, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। बच्चों ये जो नाम है फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा मानते हैं कि बच्चे क्या समझ लेते हैं कि भाई पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर हुआ होगा इसलिए उसको हमने फर्स्ट बोल दिया, फिर बाद में शायद फोटो सिस्टम सेकंड आया होगा इसलिए उसको फोटो सिस्टम सेकंड बोल दिया। लेकिन ऑलरेडी यहां पर मैंने लिख रखा है बच्चों, ऐसा नहीं है। These are named in the sequence of their discovery, not in the sequence in which they function during the light reaction। तो ऐसा नहीं है जो हम मानते हैं कि हाँ कि भाई शायद पहले, मैंने अभी जो बोला उल्टा बोला है, तो ऐसा नहीं कि भाई पहले फोटो सिस्टम वन काम करता है और बाद में फोटो सिस्टम सेकंड काम करता है, उस बेसिस पे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे ये नाम नहीं है, सीक्वेंस ऑफ इनफैक्ट डिस्कवरी के बेसिस पर है, जो मैंने पहले उल्टा बोल दिया था बाय मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग। तो डिस्कवरी के बेसिस पे नाम है, भाई पहले फोटो सिस्टम वन का पता चला तो हमने उसको पहले फर्स्ट नाम दे दिया था, जो बाद में पता चला उसको सेकंड दे दिया। ना कि ऐसा है कि एक के बाद एक काम करो कि भाई पहले हमेशा फोटो सिस्टम फर्स्ट ही करेगा और फिर बाद में फोटो सिस्टम सेकंड करेगा। तो अपॉलॉजी फॉर जो मैंने अभी गलत स्टेटमेंट बोला उसके लिए बच्चों, एक बार वापस से इसलिए रिपीट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे हमें इसके अंदर। These are named in the sequence of their discovery के बेसिस पर, पहले कौन सा आया उसको फर्स्ट दिया, बाद वाले को सेकंड दिया, नॉट किस बेसिस पर नहीं है कि इनके सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे ये नाम नहीं है बच्चों। LHC are made up of hundreds of pigment molecules, जो नंबर ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स यहां पर होता है करीब 250 से 400 होता है बच्चों, बाउंड विथ प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन्स और पिगमेंट्स की एसोसिएशन है इसी के थ्रू पूरा लाइट रिएक्शन होने वाला है। कैसे, आगे देखेंगे बच्चों। A photosystem has two components, दो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों फोटो सिस्टम में, एक एंटीने और एक रिएक्शन सेंटर। यहां पर समझेंगे इसको हम, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बच्चों। यहां पर आपको एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं फोटो सिस्टम बता रखा है। इसमें फोटो सिस्टम के अंदर ये जो लाइट को हार्वेस्ट कैच करने वाला कॉम्प्लेक्स है, जो आगे अल्टीमेटली प्रोटीन्स के साथ भी एसोसिएटेड है बच्चों, इसमें आपको पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर मिलेगा। दो पार्ट है इसमें बच्चों, जो बीच में यहां पर जो मॉलिक्यूल है ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर है, ये क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल होगा, इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। और इसके आसपास के जो दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, एंटीने मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। दीज आर व्हाट, एंटीने, इनको हम एंटीने मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्यों, इनका काम क्या है, जो सनलाइट आ रही है, जो लाइट रेज आ रही है, जो वेवलेंथ आ रही है बच्चों लाइट की, उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं, कैच करते हैं। एंटीना का काम क्या होता है, रिसेप्शन। ठीक है, तो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल जिनको हम एंटीने कह रहे हैं, ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और ये सारे एंटीने मॉलिक्यूल जो पिगमेंट मॉलिक्यूल से अल्टीमेटली इस लाइट को किसको ट्रांसफर कर देंगे बच्चों, इस रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने क्या बोला, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट हम, या दो ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड, या दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर का काम कर रहा है, जिसके पास अल्टीमेटली पूरी एनर्जी आएगी, लाइट एनर्जी किससे आएगी, बाकी के पिगमेंट मॉलिक्यूल से जो एंटीने का काम कर रहे हैं बच्चों। फिर जब इसके पास एनर्जी आती है तो अल्टीमेटली बच्चों ये जो एनर्जी है ये आगे, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये आगे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, और कैसे आगे बढ़ता है, उससे क्या होता है, तो वो सारी कहानी आगे की है। तो कुल मिलाकर यदि हमें यहां से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है तो उसके लिए क्या है, हमें उसको हायर ऑर्बिट में ले जाना होगा, वहां पर एनर्जी देनी जरूरी है इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिलेगी, ये जो एंटीने मॉलिक्यूल्स हैं वो इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। इस एनर्जी की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो वो अपनी ऑर्बिट छोड़कर बाहर निकल जाएगा बच्चों। तो इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है कि हम क्या चाह रहे हैं, क्लोरोफिल ए जिसको हम रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं वहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि वे फोटो सिस्टम या जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो दो पार्ट्स होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन है। तो एंटीने, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, एंटीना क्या है, लाइट को हार्वेस्ट करने वाला सिस्टम है, लाइट को ट्रैप या कैप्चर कर रहे हैं अभी ये। ठीक, ऑल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल क्या बना रहे हैं, एंटीने,
और ये जो पूरी लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि कैच कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, किसको ट्रांसफर कर देंगे, रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर किससे बन रहा है बच्चों, एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से रिएक्शन सेंटर बनता है। ठीक, तो ये वाला डायग्राम जो एनसीईआरटी का, ये भी हमने पूरी तरह से अच्छे से देख लिया, इसका भी पोस्टमार्टम हो गया। अब बच्चों ये हमें कैसे पता चला कि एक एलएचसी नहीं है, दो तरह के एलएचसी, यानी कि एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, फोटो सिस्टम नहीं, दो तरह के फोटो सिस्टम्स हैं। इसका क्रेडिट जाता है एमर्सन को, एमर्सन एंड आर्नल्ड को। अगेन इसके बारे में एनसीईआरटी ने बात नहीं करी, बट क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियसली। अगेन जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे बच्चों, लाइट रिएक्शन हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर दो तरह की स्कीम्स हम पढ़ते हैं, एक जेड स्कीम पढ़ते हैं, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं। वो तभी समझ में आएंगे जब हमें यह समझ में आएगा कि दो तरह के फोटो सिस्टम्स क्यों हैं और कैसे हमें पता चला कि दो तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। तो एमर्सन एनहांसमेंट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट, ये कैसे, ये जो दोनों फिनोमेना यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक को हमने बोला है एनहांसमेंट इफेक्ट, एक को बोला है रेड ड्रॉप इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट कौन से एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है बच्चों, एमर्सन और आर्नल्ड ने एक्सपेरिमेंट किया क्लोरेला एल्गी के ऊपर। क्या एक्सपेरिमेंट है अभी समझ में आ जाएगा, सिंपल है। अगेन यहां पर इन्होंने कुछ नहीं करा, जो ये जो क्लोरेला एल्गी है बच्चों, इसके ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को इल्यूमिनेट करा, अलग अलग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट यूज करी यहां पर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा, जब अलग अलग वेवलेंथ्स को यूज करा, तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था उसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन करा रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्या बताया उन्होंने, एमर्सन एंड आर्नल्ड रिपोर्टेड मिनिमम फोटोसिंथेटिक यील्ड व्हेन सप्लाइड मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक बीम का मतलब सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ की लाइट थी और उसकी वेवलेंथ कितनी थी, 700 नैनोमीटर, यानी कि 680 नैनोमीटर से ज्यादा वाली, जो कि किस में आती है, फार रेड में आती है बच्चों, है ना। रेड का भी फार वाले पार्ट में, बाहर वाले पार्ट में हम कह सकते हैं, दूर वाले पार्ट में, आउटर पार्ट में, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें। तो ये जो उन्होंने क्या बोला एमर्सन आर्नल्ड ने, कि भाई जब हमने सिर्फ 700 नैनोमीटर की ही फार रेड वाली वेवलेंथ जब क्लोरेला पे डाली, तो हमने देखा कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी काफी कम है ना। तो इसका मतलब जब हम सिर्फ रेड वेवलेंथ, फार रेड वेवलेंथ देते हैं तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है रेड वेवलेंथ देने पे, क्योंकि देयर इज ड्रॉप इन द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। उन्होंने क्या बोला, रेड ड्रॉप इफेक्ट। फिर एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा, यहां पर उन्होंने अलग अलग वेवलेंथ्स दी। अब उन्होंने क्या करा, एक ही टाइम पर 680 और 680 से कम वाली प्लस 700 वाली दोनों दी, 680 वाली भी दी, 700 वाली भी दी। जब उन्होंने ऐसा करा कि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ भी दे रहे हैं, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ भी दे रहे हैं, उस समय देयर वाज अ वेरी मच सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, देयर वाज एन एनहांसमेंट इन दी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, जिसको उन्होंने क्या बोला, एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। तो क्या है एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, एनहांसमेंट इन फोटोसिंथेटिक यील्ड वाज रिपोर्टेड व्हेन बोथ 700 नैनोमीटर एंड 680 नैनोमीटर वेवलेंथ्स आर सप्लाइड टुगेदर। जब दोनों वेवलेंथ्स एक साथ यूज की जा रही, डाली जा रही है, उस वक्त फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है। एक ही वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं तो उस समय फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम है। यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इसका मतलब जो भी यहां पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी कि फोटो सिस्टम, यानी कि पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के जो कलेक्शंस हैं या जो ग्रुप्स हैं, वहां पर कुछ ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, सिंपल वे में अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने समझा होगा। तो उनका दिमाग क्या चला यार, कि शायद कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं या उनका क्लस्टर ऐसा है जो जब मैं सिर्फ 700 दे रहा हूं उस समय एक्टिवेट नहीं हो रहे, क्योंकि यदि सारे के सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे काम करते, तो जब हमने सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रोमेटिक बीम यानी कि 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ प्रोवाइड किया था, उस वक्त भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उतनी होनी चाहिए थी जब हमने 680 और 700 दोनों एक साथ दी। लेकिन यदि दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ 700 देते हैं उस समय सारे के सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स काम नहीं कर रहे हैं, या सारे के सारे जो फोटो सिस्टम्स या जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के कलेक्शंस हैं जिनको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो सारे के सारे काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब 680 और 700 दे रहे हैं तब मैक्सिमम यील्ड हमें मिल रही है। इसका मतलब जो भी कलेक्शंस ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपना मैक्सिमम काम करने के लिए दो वेवलेंथ्स की तो भाई रिक्वायरमेंट है ही है, वहां 680 भी होनी चाहिए, 700 भी होनी चाहिए, ये फिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये दो वेवलेंथ्स ऐसी है जो फोटो सिस्टम्स के एक्टिवेट या काम करने के लिए जरूरी इन द लाइट रिएक्शन। और इसके बेसिस पे एमर्सन ने क्या बोला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। एक को 700 नैनोमीटर चाहिए, एक को 680 चाहिए। आगे बात समझ में, इस तरह से दो फोटो सिस्टम्स हमें पता चले। तो कंक्लूजन क्या निकला यहां पर, टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड एग्जिस्ट इन फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड ऑपरेट, इसका मतलब दोनों साथ भी चलते हैं, क्योंकि जब दोनों वेवलेंथ हमने दी तो मैक्सिमम यील्ड मिल रही है अपने को और दोनों काम भी कर रहे हैं, इसका मतलब साथ में काम कर सकते हैं।
तो दे ऑपरेट साइमल्टेनियसली एक साथ एंड रिक्वायर 700 एंड 680 नैनोमीटर वेवलेंथ बोथ, दोनों चाहिए होती है यदि दोनों को साइमल्टेनियसली काम करना है तो। अब कहां पर ये होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हमें आगे देखना है बच्चों। तो पहले आज डिफरेंस देखेंगे हम पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड में, और फिर आगे की कहानी बढ़ाई जाएगी लाइट रिएक्शन में, जो हम दो स्कीम से, एक जेड स्कीम एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो देखेंगे बच्चों। पहले पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो पीएस फर्स्ट है बच्चों, दे आर लोकेटेड एट नॉन अप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ द ग्रेना थाइलेकोइड एंड स्ट्रोमा लेमुले। मतलब क्या है, देखो क्लोरोप्लास्ट का यदि अपन सिंप्लीफाइड एक स्ट्रक्चर बनाए तो वहां पर अपन ने देखा था देयर वर स्टैक्स ऑफ थाइलेकोइड्स, जिसको अपन एक स्टैक को ग्रेनम बोलते हैं बच्चों। ये ग्रेना किससे कनेक्टेड थे, स्ट्रोमा लेमुले के थ्रू कनेक्टेड थे। ये दूसरा ग्रेनम और इसके बीच में स्ट्रोमा लेमुले है। अब बच्चों क्या होता है, जैसे यहां पर देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, ये 3 थाइलेकोइड मैं यहां पर बना रहा हूं। अब वो पार्ट इनकी मेम्ब्रेन्स का जो एक दूसरे से अपोज्ड है, अपोज का मतलब जैसे ये बीच वाला पार्ट है ना, यहां पर दो थाइलेकोइड एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थाइलेकोइड। और जो मेम्ब्रेन एक्सपोज्ड है बाहर बच्चों, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, नॉन अप्रेस्ड पार्ट। आई बात समझ में, जो दूसरे थाइलेकोइड के साथ चिपका हुआ पार्ट नहीं है वो नॉन अप्रेस्ड पार्ट कहलाता है। तो पीएस फर्स्ट आपको कहां मिलेगा, नॉन अप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ द ग्रेना थाइलेकोइड में। तो दो लोकेशन पे मिलता है पीएस फर्स्ट, एक तो स्ट्रोमा लेमुले, कहां मिलेगा बच्चों, स्ट्रोमा लेमुले में, और नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना थाइलेकोइड। जबकि जो पीएस सेकंड है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ द ग्रेना थाइलेकोइड में ही मिलेगा। मतलब एक कंक्लूजन यहां से क्या निकल रहा है कि जो स्ट्रोमा लेमुले है उसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट होता है, पीएस सेकंड नहीं होता। लेकिन जो ग्रेना थाइलेकोइड्स होते हैं उसमें आपको पीएस फर्स्ट भी मिलेगा और पीएस सेकंड भी मिलेगा। पीएस फर्स्ट नॉन अप्रेस्ड पार्ट में, पीएस सेकंड अप्रेस्ड पार्ट में। आगे बात समझ में, तो पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों की एक्टिविटी कहां देखने को मिलेगी, दोनों जगह मिलेगी क्या, स्ट्रोमा लेमुले और ग्रेना में, या सिर्फ एक जगह। तो दोनों की एक्टिविटी की यदि हम बात करें साइमल्टेनियसली, वो तो हमें सिर्फ ग्रेना में मिलेगी। जो स्ट्रोमा लेमुले है, क्योंकि वहां पर पीएस सेकंड है ही नहीं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पीएस फर्स्ट एक्टिविटी ही देखने को मिलेगी। इससे क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क पड़ता है, वो आगे आ जाएगा बच्चों। जो दो स्कीम्स अभी हम देखेंगे आगे, एक जेड स्कीम और एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो इसी कारण से है। ठीक, फिर अभी जो हमने बोला कि दो वेवलेंथ चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि बच्चों जो पीएस फर्स्ट है उसमें जो रिएक्शन सेंटर कुछ नहीं बट जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जिससे इलेक्ट्रॉन लूज होगा, उसको क्या चाहिए बच्चों, उसका जो रिएक्शन सेंटर है वो कब एक्टिवेट होता है या वहां से इलेक्ट्रॉन लूज कब होता है, जब ये वेवलेंथ वहां पर प्रेजेंट हो लाइट के अंदर। तो इसका जो रिएक्शन सेंटर है पीएस फर्स्ट का, इसका जो सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसको 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ जरूरी है, इसीलिए इसको हमने P700 भी बोला है बच्चों इस रिएक्शन सेंटर को। जबकि जो पीएस सेकंड का रिएक्शन सेंटर यानी कि सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जिससे इलेक्ट्रॉन लूज होता है, उसको हम P680 रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। कारण उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, आगे एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए बच्चों, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ जरूरी होती है। और यहीं से ये पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड है, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। जो पीएस फर्स्ट है बच्चों, इसमें अपन देखेंगे मेनली रिडक्शन का काम हो रहा है, जबकि पीएस सेकंड के अंदर मेनली हम देखेंगे ऑक्सीडेशन का काम हो रहा है। तो ये अभी समझ में नहीं आएगा जब तक अपन आगे लाइट रिएक्शन को डिटेल में नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ इसको सुन लो और याद कर लो। फोर्थ, पार्टिसिपेट्स इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जबकि जो पीएस सेकंड है बच्चों सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ही पार्टिसिपेट करेगा। देखो यहां पर आपको दे रखा है, तो फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम वन, दोनों एक साथ कहां मिलेंगे हमें, ग्रेना में, है ना। जो स्ट्रोमा लेमुले उनमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है बच्चों, पीएस फर्स्ट ही मिल रहा है। ये जो जेड स्कीम है बच्चों लाइट रिएक्शन की, ये कब होगी, जब दोनों के दोनों एक साथ है। अब जेड स्कीम क्या है, क्यों इसको जेड स्कीम बोला, अभी दिमाग मत लगाओ, मैं डायग्राम सिर्फ इसलिए लेकर आया हूं कि जो पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड में डिफरेंसेस है वो समझ में आ जाए। तो जब इतना याद रख लो कि जब दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो जेड स्कीम अपने को देखने को मिलती ग्रेना थाइलेकोइड्स के अंदर, जबकि सिर्फ जब फोटो सिस्टम वन काम कर रहा है देखो, तो क्या हो रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही देखने को मिल रहा है अपने को। और ऐसा कहां पर होगा, स्ट्रोमा लेमुले, क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम वन है बच्चों। तो सिर्फ फोटो सिस्टम वन अकेला ऑपरेट कर रहा है तो वहां पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जिसे हमने बोला अभी। तो इसीलिए हमने क्या बोला यहां देखो, फोटो सिस्टम वन में हमने बोला कि वो दोनों तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। साइक्लिक में भी कर रहा है क्योंकि साइक्लिक कहां हो रहा है, स्ट्रोमा लेमुले में, वहां पर उसको पीएस सेकंड नहीं मिल रहा है साथ में। और जहां उसको पीएस सेकंड मिल रहा है वहां पर जेड स्कीम यानी कि नॉन साइक्लिक हो रहा है।
लेकिन PS सेकंड तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेना थाइलेकोइड्स के अंदर ही है बच्चों, और ये PS1 के साथ ही ऑपरेट कर रहा है वहां पर, यानी कि ZSK यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही पार्टिसिपेट करता है। तो PS1 दोनों तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में हम फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं बच्चों, सिंपल है ना, हाई एनर्जी बॉन्ड्स क्रिएट कर रहे हैं फॉस्फेट के, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बेसिक्स थे आज लाइट रिएक्शन के, इनके बिना लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सारी चीजें नहीं हो सकती थी बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अब जो ये दोनों स्कीम्स है, जेड स्कीम है जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये समझेंगे, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखेंगे और डार्क रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ताकि हमारा लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन जो बेसिक प्रोसेस है बच्चों फोटोसिंथेसिस का वो कंप्लीट हो जाए, है ना। यहां तक कोई डाउट हो पूछ सकते हो, अभी नहीं पूछ पाओ तो बाद में टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्ले स्टोर से जो हमारी बायोलॉजी लर्निंग ऐप है, द बेस्ट बायोलॉजी लर्निंग ऐप इन इंडिया, सोचिंग SOCHING, इसको डाउनलोड करके सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।